अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा असद। आप देख रहे हैं लीडिंग स्टोरी। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी तारफ की मोहताज नहीं। सईद अजीज साहब फ्रेंड इंटरनेशनल ग्रुप के चेयरमैन हैं, कश्मीर गैस प्राइवेट लिमिटेड के भी चेयरमैन हैं, सूफी अजीज फाउंडेशन उसके सरपरस्त आला हैं। मैं इनसे बात करने से पहले इनका एक मुख्तसर तारफ कराता चलूँ। सईद अजीज साहब की जो इंटरनेशनल फ्रेंड इंटरनेशनल ग्रुप है 98 से ये एक्सेल में ये काम कर रहे हैं बैरून दुनिया में, और ये जो कंपनी ने रजिस्टर की है 2006 में की है। एशिया और अफ्रीका के ममालिक से हजारों की तादाद में लोगों को इन्होंने रोजगार के सिलसिले में बैरून दुनिया में इनको सेटल करवाया, और कहीं हजार जो घराना थे उनको उनकी गुर्बत को दूर करने में और पाकिस्तान और कश्मीर की तरक्की में जो ओवरसीज का किरदार है, मैं ये समझता हूँ कि इन जैसे लोगों ने बड़ा किरदार अदा किया है, और लोगों की जो गुर्बत है, लोगों की तरक्की है, उसमें भी इनका बड़ा रोल है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सईद अजीज साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। सईद साहब ये बताएंगे हमारे नाज़रीन को कि जब आपने 1998 में ये काम शुरू किया, आपके जहन में क्या गोल था, और इस फील्ड में आने से पहले क्या सोचकर इस फील्ड में आए थे? क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है, लोगों को लेके उनको सेटल करवाना, उनके मसाइल देखना, उनको वीजे लेके अरेंज करके देना, ये तो बड़ा मुश्किल और बड़ा टारगेटेड काम था। कैसे शुरू किया आप बताएंगे? बहुत शुक्रिया असद भाई। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप दुबई से चल के अबू धाबी आए मेरे ऑफिस में और मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। तो जब मैं 1998 में इस काम में आया तो कोई साथी इस दुनिया में चले गए, कोई है कोई नहीं है, जिस तरह से भी आया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हादसा कम था। अच्छा। वैसे भी जब अल्लाह ताला इंसान की ज़िंदगी में कोई चेंज लाता है या उसमें कोई चीज़ उसको देता है तो वो उसकी तरफ से ही होता है, मेरा हाल में इंसान के बस में कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मेरा ये ज़िंदगी का नापसंदीदा काम था। अच्छा काम नहीं है। हाँ। लेकिन मैं इस काम में किस तरह से आया ये एक बहुत हादसा और लंबी तफसील है, इसमें मेरा हाल में इस आपके मुख्तसर इंटरव्यू में इतना नहीं मैं बता सकता। हाँ। लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ये जब काम मैंने शुरू किया तो फिर भी 1 साल तक मैं ये सोचता था कि मैं इंग्लैंड जाऊँगा, मैंने वापस नहीं आना है। लेकिन आप हैरान होंगे कि मैं उससे पहले एक दफ़ा इंग्लैंड से होके आया, और जब मैंने इस मकसद के लिए वीज़ा लगवाने के लिए गया कि मैंने वापस नहीं आना है तो मेरा वीज़ा नहीं लगा। अच्छा। जबकि उसके बाद में मेरा हाल कोई 1000 मरतबा इंग्लैंड गया हूँ, लास्ट में मुझे 10 साल का वीज़ा दिया उन्होंने, लेकिन उस वक्त मेरा वीज़ा नहीं लगा। यानी ये देखें कि आप अल्लाह ताला की अपनी एक हिकमत है, और अल्लाह ताला कहता है कि मेरी हर चीज़ में अपनी हिकमत भी है और कुदरत भी है। कि मैं वो आदमी जो ये काम पसंद नहीं करता था, मैंने वो काम शुरू किया, और फिर जब मैंने ये काम शुरू करने के बाद भी मेरा ये प्रोग्राम कि मैं इस दफ़ा जाऊँगा लंदन वापस नहीं आऊँगा, तो मेरा वीज़ा ही नहीं लगा। अच्छा, ये बताएंगे कि मुख्तलिफ ममालिक के आपके लोगों के साथ राब्ते रहे हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटी के साथ राब्ते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के साथ राब्ते हैं, इस काम में कितनी और किस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं? देखें असद भाई, ये काम मैंने 1998 से शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने बाज़ाब्ता जाके 2001 में बाकायदा यहाँ मैंने ऑफिस बनाया और उसका मैंने इफ्तिताह किया बाकायदा। और उससे पहले मैं चूँकि ऑलरेडी मुलाजमत करता था, मैं बल्दिया में था, लेकिन मेरी ड्यूटी शेख सुल्तान के गसर में थी, और ड्यूटी आसान भी थी, इसलिए भी ये काम में आया, नहीं तो ड्यूटी अगर सख्त हो तो इतने काम नहीं होते हैं। तो उससे पहले मैं जब तक मेरा अपना लाइसेंस बनता पाकिस्तान में, मैंने 2006 में बनाया था, मैं पाकिस्तान में 3-4 लोगों के साथ काम करता था। उसमें हमारे एक इंतहाई मोहतरम सदीक साहब थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके साथ मेरा बड़ा काम रहा। फिर इसी तरह एक जावेद साहब थे हमारे मंग के, अल्लाह उनको जनसीब करे, उनके साथ मैंने किया। स्टार्ट मैंने सरदार मुश्ताक साहब के साथ किया था, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। फिर आजकल पिंडी में हमारे एक साथी हैं अतौर रहमान साहब, बहुत अच्छे आदमी और बहुत अच्छा काम भी है उनका ट्रेनिंग सेंटर था उस वक्त, उनके साथ ही मैं काम करता रहा। तो 2006 में जाके मैंने अपनी दी फ्रेंड्स ओवरसीज सर्विसेज के नाम से अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई। तो पाकिस्तान में फिर उसके बाद ये 18-19 साल हो गया हम अपना काम कर। पहले मैं 3-4 आदमी के साथ। एक अंदाजे के मुताबिक आप हमारे नाज़रीन को ये बताएंगे कि इस सारे अरसे में
एशियन कंट्री से आपने कितने लोगों को देखिए असद भाई, हमारा चूंकि मेरा ये जहाँ बैठे हुए ये मेरा मेन ऑफिस है, ठीक है, तो हमारा जितना ऑपरेशन है सारा यहाँ से होता है, ठीक है, चाहे वो मिडिल ईस्ट है या चाहे वो यूरोप है, क्योंकि पिछले 4-5 साल से हम यूरोप का काम भी कर रहे हैं, और बल्कि आप कह सकते हैं यूरोप का काम स्टार्ट ही मैंने किया है, ठीक, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा चल के। तो हमारा ऑपरेशन सारा यहाँ से होता है, जैसे तो इस तरह हमारा पाकिस्तान में भी अपना ऑफिस है, सब चीज़ है, लेकिन ये हमने इसलिए रखा हुआ है कि यहाँ जो हमारा कम्युनिकेशन है उसमें इशू नहीं है। एक तो बड़ा प्रोफेशनल स्टाफ भी है, और दूसरा ये है कि यहाँ पाकिस्तान में बाज़ दफ़ा फ़ोन करो कहते बिजली नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करें, तो यहाँ कम अज़ कम ये इशू नहीं है कि बिजली नहीं है या बिजली चली जाएगी, तो इसलिए हमने कम्युनिकेशन सारा यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। एक दूसरी बात यह है कि इस अरसे में जो मुझे हो गए 25-26 साल हो गए, मेरे अपने हिसाब में मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं याद, लेकिन एशिया और अफ्रीका से हम 1 लाख से ज़्यादा लोग मैं समझता हूँ कि हम मिडिल ईस्ट में भी लाए और सेटल करवा चुके हैं जी, हम यूरोप में भी भेज रहे हैं। अच्छा, इस वक्त पूरी दुनिया में कितने ममालिक में आपके ऑफिस हैं? जी, मेरे अपने ऑफिस जो हैं ज़ाती वो मिडिल ईस्ट के तो तकरीबन सारे मुल्कों में, अबू धाबी में भी है, कतर में है, सऊदीया में है, बहरीन में है, ओमान में भी है? नहीं, ओमान में नहीं है, क्योंकि ओमान की मार्केट बड़ी स्लो है, वहाँ इतना काम नहीं है। अच्छा, काम हो तो हम ऑफिस खोलने में देर नहीं लगाते। अच्छा, तो अभी इस वक्त रिसेंटली मैंने जो है ना रोमानिया में अपना एक नई बनाया ऑफिस, फिर मैंने रियाज में जो हमारी इस फ्रेंड्स के नाम से CR पहले नहीं बनती थी, वो हमने कोई महीनों पहले बनाई है, इसी नाम से, मतलब फ्रेंड्स के नाम से हमारे ऑफिस बना है। इसी तरह मैं इराक में प्रोग्राम है इंशाल्लाह, मैं वहाँ भी ऑफिस बनाऊंगा। अफ्रीका के कुछ 4-5-6 मुल्क हैं जहाँ हमारे नाम से हमारे ऑफिस बने हुए हैं। अच्छा, हमारी इसी कंपनी के नाम। अच्छा, ये बताएं कि कोरोना वबा के बाद मुख्तलिफ माशी तौर पर ममालिक मुश्किलात का शिकार देखिए जी, मुझे याद है आपके काम पे कोई फर्क पड़ा इससे? बिल्कुल 100%। हमारा ये जो UAE मार्केट है ये तो ख़त्म होगी, मतलब अभी तक इसके वो उस तरह काम नहीं है। इस वक्त ही अगर आप देखें, आप चूँकि खुद दुबई में रहते हैं, तो एक तो लोग वीज़े पे आना शुरू हो गए, उससे भी हमारे काम के ऊपर फ़र्क पड़ा, लेकिन मेन चीज़ यह है कि यहाँ प्रोजेक्ट नहीं थे। दुबई के अंदर अभी भी थोड़े बहुत काम चल रहे हैं, अबू धाबी में अब इन्होंने कुछ अनाउंस किए हैं प्रोजेक्ट। मैं समझता हूँ कि अगले 2-4 महीने में अबू धाबी या इसके साथ जो फजीरा हो गया, रास अल खीमा हो गया, वहाँ भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि मैन पावर की इनको ज़रूरत होगी और आम आदमी को लाएंगे। अच्छा, ये हमें आप ही ने बताया था कि यूरोप का काम आपने स्टार्ट किया है और आजकल बड़ी डिमांड भी है, लेकिन मुझे ये बताएंगे कि यूक्रेन रूस जंग के बाद क्या यूरोप के हालात ऐसे हैं कि लोग वहाँ जाके ये काम कर सकें जो आप? देखें, यूक्रेन और जो यूरोप की जंग का जो इतना बड़ा इशू नहीं पड़ा हमारी इस रिक्रूटमेंट के ऊपर, उसकी वजह ये है कि यूक्रेन से किसी भी 18 साल से ऊपर आदमी को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, यूरोप में इधर आने की इजाज़त नहीं है। वो सारे जो रिफ्यूजी आ रहे हैं वो सारे बेचारे उम्रसीदा लोग आ रहे हैं या ख्वातीन आ रही हैं, यंग लोगों को तो आने की इजाज़त ही नहीं है। हमारे काम के ऊपर फ़र्क पड़ता है अगर यंग लोग आते तो, लेकिन जो हमारे काम के ऊपर, जो स्पेशली पाकिस्तानियों के काम के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, वो मैं आपको फिर क्या तफसील उसकी बताऊं, ये एक लंबी स्टोरी है, आप बताइए ताकि मैं जी बिल्कुल, मैं आप और मैं ये यकीन करें कि ये जो आज आपका इंटरव्यू चल रहा है, मुझे खुशी है कि मैं अपने नौजवानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। वैसे मैं फेसबुक पर लिखता हूँ, मुझसे इतना अच्छा लिखा नहीं जाता है, अब थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मैं हैरान हूँ कि जब मैं जहाज में होता हूँ तो मैं अपना टाइम 2-3-4 घंटे लगा के जब लिखता हूँ तो मेरा उसमें ज़ाती तो कोई फ़ायदा नहीं है, ना मैंने कोई इलेक्शन लड़ने के, कल मैंने किसी से कोई वोट लेने या इस तरह का कोई मामला है। मेरी ये ख्वाहिश है कि आइंदा जो बाकी ज़िंदगी मेरी है वो सदका जारिया के तौर पे रहे। जी, ज़बरदस्त। अगर आपकी कोई चीज़ अच्छी लिखेंगे या अच्छी बोलेंगे तो मैं समझता हूँ ये भी सदका जारिया है। सबसे जो हमारा मसला है जो पाकिस्तान के नौजवान है, उसमें पाकिस्तान हुई है, और बिलखुसूस जो हमारे कश्मीर के लोग हैं, हमारे लोगों की जो बाहर की दुनिया में शिकायतें वो दो हैं। नंबर 1 के पाकिस्तानी झूठ बोलता है, और नंबर 2 इसका एटीट्यूड सही नहीं है, रवैया ठीक नहीं है, रवैया सही नहीं है, और इसका हमें इतना नुकसान हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने जब 4 साल या 4.5 साल पहले जब मैंने जाके पोलैंड वर्सावा में अटारनी अटस का पाकिस्तान एम्बासी में, तो वो जो खातून थी कम्युनिटी वेलफेयर अटारनी जो हमें अटस करके देती थी, वो फॉरेन अफेयर से गई हुई थी, बहुत अच्छी खातून थी, अल्लाह उनको खुश रखे। तो वो कहने लगी कि सही प्रॉब्लम यह है कि आप वहाँ से लोग भेजते हैं और यहाँ से लोग छुप के जर्मनी जाते हैं, क्योंकि जर्मनी और पोलैंड की बड़ी लंबी बॉर्डर है, तो वो लोग पकड़े जाते हैं, फिर वो कल एम्बासी को कहते हैं इन लोगों का टिकट लाएं, सारा वो सारा बर्डन एम्बासी के ऊपर पड़ता है। तो आप ये करें कि कोशिश करें लोग आएँ, और हमारी भी ख्वाहिश है, और उसने मुझे ये बताया कि इस वक्त 1342 पाकिस्तानी है, ये 4.5 साल पहले मैं बता रहा हूँ,
और 60,000 इंडियन है। आज की डेट में मैं ये रमज़ान के आखिरी अशरे में पोलैंड से होके आया हूँ। मेरा हाल है पाकिस्तानी शायद कोई 15 या 16,000, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, लेकिन इंडियन 3 लाख से ऊपर चले गए। यही सिचुएशन 3 साल पहले जब मैंने रोमानिया में जाके पावर ऑफ अटॉर्नी अटेस्ट करवाई। पहले तो हम बगैर पावर अटॉर्नी के भी काम करते थे। बहरहाल जब मैं अटेस्ट करवाने के लिए गया तो जो हमारे एम्बेसडर है वहाँ बहुत अच्छे आदमी हैं, डॉक्टर जफर साहब, उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तानी को 4 या 500 हैं। अच्छा। और इंडियन 50,000 के ऊपर है। आज पाकिस्तानी 2,000 नहीं होगा या 2,500 नहीं पहुंचा होगा रोमानिया में। वो कोई हम नहीं भेजते हैं, बहुत लोगों ने भी काम शुरू किया हुआ है। अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ कि जितना हो सके पाकिस्तान से मैन पावर आए, चाहे वो मेरे थ्रू आए या किसी और के, मैन पावर आनी चाहिए। सही बात है। तो आप देखें कि इंडियन 2 लाख से ऊपर चले गए। आप सर्बिया में चले जाएं, आप क्रोएशिया में चले जाएं, आप लिथुआनिया में चले जाएं, आप अल्बानिया में चले जाएं, आप लिथुआनिया में चले जाएं, अब वहां से कंपनियां डायरेक्ट इंडिया से रिक्रूटमेंट करती हैं। तो पाकिस्तानी को लेने के लिए तैयारी कोई। इंडियन और पाकिस्तानियों में फर्क क्या है? स्किल्स के हवाले से है सबसे बड़ा? नहीं, कि देखें, पाकिस्तानी काम में बहुत तेज हैं, पाकिस्तानी काम में बहुत तेज हैं, और पाकिस्तानी जितना जल्दी पिक करता है ना, ये कोई भी नहीं करता है, और इसका वो आज़ार भी करती हैं वो कंपनी। अच्छा। लेकिन पाकिस्तानी एक तो झूठ बोलते हैं, मैंने आपको कहा, और दूसरा उनका एटीट्यूड सही नहीं है, उनका रवैया सही नहीं है। यानी इसके अलावा और कोई शिकायत है ही नहीं है। सही सही सही। ठीक है जी। अब मुझे आप ये बताएं कि फर्ज की 3-4 मुल्कों में डायरेक्ट वहां से रिक्रूटमेंट हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे खुद रोमानिया में एक कंपनी कहती है कि हम जब तुम्हें कहते हैं तो फ्रॉम पाकिस्तान, व्हाई यू आर नॉट ब्रिंगिंग फ्रॉम इंडिया, तो मैंने उसको हंस के कहा कि बिकॉज आई एम पाकिस्तान, आई एम बिलोंग टू पाकिस्तान। तो अब ये मुझे बताएं कि उन लोगों को भी अब इंडिया और नेपाल का ना उन्होंने जनाब को नमाज पढ़नी है, ना उन्होंने कोई हराम हलाम देखना। एक तो ये भी इशू है, ये तो जेन्युइन इशू है। लेकिन जो बड़ी चीज ये है कि इंडियन कभी भी अपना एग्रीमेंट पूरा करने से कंपनी से नहीं भागेगा। मैं आपको बताऊं, हमने रिसेंटली 3 महीने पहले आदमी भेजे पोलैंड में, और जिस दिन पहुंचे दूसरे दिन उनके कंबल भी कंपनी वालों को चोरी करके चले गए। मुझे आप बताएं, वो दोबारा लेंगे पाकिस्तानियों को? बताओ ना मुझे। बड़ी जाती है ये। और फिर हम ड्राइवर भेजे हमने वहां रोमानिया में पाकिस्तानी लाइसेंस के ऊपर, मिडिल ईस्ट के लाइसेंस के ऊपर। आज वो लोग 2-2 2,500 रुपया का तनख्वाह ले रहे हैं। ये फायदा उनका है या हमारा फायदा? सही बात है। अच्छा, ये बताएंगे यूरोप में किन किन स्टेट्स में आपकी डिमांड है आपके पास? देखिए जी, इस वक्त जो हमारा काम चल रहा है ना, वो चल रहा है रोमानिया में, पोलैंड में, और अभी हम ग्रीक में भी हमें कोई काम मिला है। अच्छा। लिथुआनिया में मुझे तो ये आप हमारे नाज़रीन को ये बताएंगे किस कैटेगरी के लोग की डिमांड है? ज्यादा जो वहाँ जरूरत है वो यही हेल्पर टाइप लोग हैं, डिलीवरी टाइप। ये चूंकि आपको पता है कोरोना के बाद पूरी दुनिया की लाइफ चेंज हो गई है। ये कोई सोच सकता था कि रोमानिया जो है वहाँ डिलीवरी बॉय जाएंगे? रोमानिया तो पूरे यूरोप में खुद बेचारे मजदूरी करने के लिए निकले हुए। जब ये लोग मतलब यूरोपियन यूनियन में शामिल हुए, उससे पहले तो रोमानिया गरीब मुल्क था, पोलैंड गरीब मुल्क था, ये जो आपके साथ जो आगे सर्बिया आ गया, आपका आगे जो जनाब ये छोटे छोटे मुल्क, ये तो गरीब मुल्क थे। अच्छा सिद्धार्थ साहब, ये बताएंगे, ये आपने हर वक्त ये शेख जायद का जो स्टिकर है वो लगाया होता है, इसकी क्या खास वजह है? यकीन करें असद भाई कि ये सवाल तो मुझे इस दफा एक सऊदी ने भी किया था कि ये क्यों लगाया हुआ, यहाँ के तुम मोहम्मद बिन सलमान का लगाओ। लेकिन मुझे इस शख्स से बहुत प्यार है और मेरा ये पसंदीदा आदमी है, और मैं जब भी यहाँ होता हूँ मैं इसकी कब्र पे जाके दुआ करता हूँ। हालांकि दुआ आदमी घर से भी कर सकता है, लेकिन मैं इसकी कब्र पे लाता हूं। अच्छा, दूसरा ये बताएंगे कि आपकी जो फ्रेंड्स इंटरनेशनल ग्रुप है, इसका लोगो आपका चिनार का पत्ता है, इसकी कोई खास वजह है? सर, ये मेरे एक दोस्त थे रियासी साहब, मेरी कंपनी का नाम भी उन्होंने रखा हुआ है और ये लोगो भी उन्होंने बनाया है। ये चूंकि ये तो पता, चूंकि ये कश्मीर को होता है, कश्मीर का है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। ये थे जनाब सईद अजीज साहब, जिन्होंने बड़ी मुदल्लिल और बड़ी खूबसूरत बातें की। उन्होंने जो मैसेज दिया है वो आप सबके लिए है, जो बैरून दुनिया में जाना चाहते हैं जो लोग। एक तो अपना कॉन्ट्रैक्ट, जिस कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाए और अपने रवैये में तब्दीली की जाए। बादशाह कौम पाकिस्तानियों का, कश्मीरियों का और एशियन कंट्रीज का, खुसूस तौर पर पाकिस्तान और कश्मीर से जो बिलोंग रखते हैं, उनका रवैया ठीक नहीं है। इस रवैये में तब्दीली जरूरी है, क्योंकि कोई भी कौम, कोई भी जो सोसाइटी है, वो उस वक्त तक तरक्की नहीं करती जब तक अपने आप जो रवैया है वो ठीक नहीं करता। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर नई स्टोरी के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।